हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, मैं आपके साथ करने वाला हूं क्विक रिवीजन क्लास 10th के ज्योग्राफी के पहले चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का 1.5 घंटे की फुल लेंथ क्लास आपके पास तक पहुंच गई है। अब आपको देना है बस इसका क्विक रिवीजन, आपको समझ लेना है, घटक लेना है इस पूरे चैप्टर को। तो शुरू करता हूँ चैप्टर को। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को आपने अपने जीवन में देखा ही है। रिसोर्सेज का मतलब होता है एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, कोई भी चीज़ जो आदमियों की ज़रूरतों को पूरा कर सके उसको रिसोर्स कहते हैं। ये चैप्टर आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट 3 भागों में टूटा हुआ है। एक है रिसोर्स का इंट्रोडक्शन, दूसरा है लैंड रिसोर्स और तीसरा है सॉइल रिसोर्स। अब तीनों को हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला है इंट्रोडक्शन। तो रिसोर्स क्या है। रिसोर्स आपके एनवायरनमेंट में मौजूद ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी नीड को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन 3 है कि टेक्नोलॉजी से इन्हें पाया जा सके, पैसों से इन्हें खरीदा जा सके और कल्चर अलाउ करता है इसको एक्सेप्ट करने के लिए। साथ ही साथ जो आदमी है उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि वो एनवायरनमेंट की चीज़ को बड़ा इसके साथ टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर इसको रिसोर्सेज बना पाए, इसको अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर पाए। अब यहाँ पर 2 तरीके की क्लासिफिकेशन आपको देखने मिलती है। पहली है ये वाली जो कि कहती है कि रिसोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो कि नेचर से मिलते हैं नेचुरल रिसोर्स, और जो ह्यूमन से जुड़े हुए हैं ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स 2 तरीके होंगे, रीन्यू और एबल, यानी रिन्यूएबल रिसोर्स जिनको दोबारा से नया किया जा सके, और नॉन रिन्यूएबल जिसे दोबारा से नया नहीं किया जा सकता। जिन्हें दोबारा से नया किया जा सकता है वो 2 तरीके के हैं। एक ऐसे जिसमें आपको कोई भी फ़ी नहीं भरनी है, फ्री है वो, कंटिन्यूअली आपको उनका फ्लो मिलता रहेगा, उसको आप कंटिन्यूस टू फ्लो कहेंगे। और ऐसे जो कि रिन्यू होंगे तो लेकिन उसके लिए आपको उनके साथ एफर्ट देना पड़ेगा, तब वो रिन्यू होंगे। जैसे ये यहाँ पर कंटिन्यू टू फ्लो वाला है, विंड, वाटर और सनलाइट एनर्जी आप मान सकते हैं, ये आपको लगातार मिलता रहेगा। और बायोलॉजिकल रिसोर्स के अंदर बात करूँ तो ये है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, यानी इन सब में आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे तभी आपको फॉरेस्ट मिलेगा और तभी आपको वाइल्ड लाइफ भी मिल पाएगी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में 2 तरीके के हैं। कुछ ऐसे रिसोर्स जिनको दोबारा से बनाया तो नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी जगह पर यूज किया जा सकता है पिघला कर या कुछ भी कर, तो उनको कहते हैं रिसाइक्लेबल रिसोर्स। तो जैसे आपका मेटल है, मेटल को आप पिघला कर दूसरी जगह यूज कर दे तो आप उसे रिसाइक्लेबल मान सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अभिशाप हैं जिनको आप दोबारा से बना भी नहीं सकते और दूसरी जगह पर यूज भी नहीं कर सकते, जैसे फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल अगर एक बार उड़ गया तो दोबारा उसका कुछ नहीं कर सकते। ह्यूमन रिसोर्स 2 तरीके का है, स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन, यानी एक जहाँ पर ह्यूमन कुछ बना कर चला गया है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है, जहाँ पर उसने कुछ स्ट्रक्चर खड़े कर गए हैं और कुछ इंस्टीट्यूशन लिख कर चले गए हैं जो कि आपकी मदद कर रहे हैं। और दूसरा, ह्यूमन खुद अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी के बल पर अगर आपकी नीड को पूरा कर देता है तो आप ह्यूमन को भी एक रिसोर्स मान सकते हैं। आगे दूसरी तरीके क्लासिफिकेशन अगर पढ़ाऊँ तो वो क्या है, वो है कई सारे आधारों पर। पहला है बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कहाँ से मिलकर बना हुआ है। दूसरी अगर मैं मतलब कहाँ से मिलकर बना हुआ है, इसमें 2 तरीके के हैं। एक है बायोटिक रिसोर्स, यानी जो जिंदा चीज़ों से बने हुए हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग और फ्लोरा फौना यानी पेड़ पौधे इत्यादि। दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स, यानी जो चीज़ें नॉन लिविंग चीज़ों से मिलकर बनी हुई हैं, जैसे आपके रॉक, मिनरल इत्यादि। उसके बाद आता है एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर, यानी खपत किस तरीके से हो रही है, इसके आधार पर भी ये 2 तरीके के हैं। एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। दोनों के बारे में आपको बता ही दिया हूँ भाई। जो दोबारा से बन जाएं वो रिन्यूएबल, जो दोबारा से नहीं बने उनको नॉन रिन्यूएबल कहेंगे। जो नॉन रिन्यूएबल है वो रिसाइक्लेबल या नॉन रिसाइक्लेबल भी हो सकते हैं, यानी दोबारा से बन नहीं सकते लेकिन दूसरी जगह यूज हो सकते हैं तो उसको रिसाइक्लेबल कहेंगे। दूसरी जगह यूज भी नहीं हो सकते तो उसे नॉन रिसाइक्लेबल कहेंगे। अगला है ओनरशिप के आधार पर। ओनरशिप के आधार पर 4 प्रकार होते हैं, आपको याद रखना है। एक है आपका इंडिविजुअल रिसोर्स, जो कि कोई प्राइवेट आदमी अपने पास रख रहा है, जैसे प्राइवेट ज़मीन या प्राइवेट घर। अगला है कम्युनिटी ओन रिसोर्स या कम्युनिटी रिसोर्स, जिससे कोई कम्युनिटी अपने पास रख रही है, जैसे पब्लिक पार्क या पिकनिक स्पॉट। अगला है नेशनल रिसोर्स, यानी ऐसे रिसोर्स जो कि कोई नेशन के अंतर्गत आते हैं, जैसे मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि। उसके बाद आता है इंटरनेशनल रिसोर्स, यानी ऐसे रिसोर्स जो कि किसी देश के भी नहीं हैं, वो किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हर देश को उसके 200 किलोमीटर की बाउंड्री तक के समुद्र को यूटिलाइज़ करने का, यूज़ करने का आप कह सकते हैं ऑर्डर मिला हुआ है, लेकिन उसके आगे अगर किसी को चाहिए तो उसको उस इंस्टीट्यूशन में जाकर बात करनी होगी जिसको सभी देश ने मिलकर इंटरनेशनली बनाया है। इसके बाद आता है लास्ट, यानी कि स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी उसकी डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है, इसके आधार पर। तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। एक है पोटेंशियल रिसोर्सेज, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे रिसोर्सेज जो कि आपको बहुत कुछ देने की पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन अभी आपको बहुत कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी है उतनी आप निकाल लीजिए, ऐसे हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब ये इसका एग्जांपल है, जैसे राजस्थान और गुजरात में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी है, लेकिन हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना यूज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आता है डेवलप्ड रिसोर्सेज, बहुत आसान रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जो कि पता भी कर चुके हैं, उनकी क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, ये सब आपको पता है, आप उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल और कोल।
आगे आता है स्टॉक रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्स जो कि आपको पता तो है कि हाँ ये आपके लिए मदद कर पाएंगे, लेकिन आपके पास अभी उतनी टेक्नोलॉजी आई नहीं है तो आप उसे यूज कैसे करेंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे इनफ्लेमेबल गैस आपके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अभी टेक्नोलॉजी ही नहीं है। अब कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो कि आप यूज़ तो कर सकते हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन आपने उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखा है। ऐसे रिसोर्सेज को आप रिजर्व रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे डैम्स में रुका हुआ पानी और अनएक्सप्लोर्ड फॉरेस्ट। आगे बात कर लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। तो आपको पता है अगर किसी रिसोर्स का डेवलपमेंट कर दिया जाता है तो ये एक आदमी के ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पूरी सोसाइटी के खुशहाली के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हुआ क्या कि ये जो रिसोर्सेज थे इनको बिना चेक किए इनडिस्क्रिमिनेटली बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा, इसलिए इनका डिप्लीशन होने लगा। कई सारे आदमियों ने अपनी ग्रीड कुछ आदमियों ने अपनी ग्रीड को बढ़ाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए बहुत समय तक इनको बिना सोचे समझे यूज़ किया, इसीलिए ये डिप्लीट हो गए। जैसे डिफॉरेस्टेशन को आप जानते हैं, माइनिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, मिनरल एंड पॉल्यूशन, इन सब के कारण ये डिप्लीट हो गए। इनके दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला कि रिसोर्स का एक्यूमुलेशन हो गया, यानी हुआ क्या कि जो रिसोर्स थे उनको शुरुआत के टाइम पर कुछ लोगों के पास बट गया, सोसाइटी दो भागों में बट गई। कुछ ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्स थे ज़्यादा और कुछ ऐसे लोग जिनके पास रिसोर्स बहुत कम थे। तो जिनके पास थे उनको हैव और जिनके पास नहीं थे उनको हैव नॉट कहा गया। आगे चलकर हैव अमीर हो गए, रिच हो गए, और हैव नॉट पुअर हो गए। इससे हुआ क्या, इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गई। पूरे वर्ल्ड के स्तर पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया। जैसे ग्लोबल वार्मिंग आप देखते हैं, पूरा दुनिया ही गर्म हो रही है। ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन भी इन्हीं कारणों से हो रहा है, क्योंकि रिसोर्स का डिप्लीशन हो रहा है। इन सबको देखकर दुनिया ने कहा कि अब तो कम बैक होगा भैया। तो दुनिया ने कहा कि अब हम लोग सस्टेनेबल रिसोर्स पर बात कर रहे होंगे, जहाँ पर हम लोग रिसोर्सेज को सस्टेनेबली और इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट कर यूज़ कर रहे होंगे, यानी हम लोग सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यूज़ कर रहे होंगे। अब सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बात करता है कि इस तरीके की डेवलपमेंट की जहाँ पर हम लोग रिसोर्सेज को डेवलप तो करें, लेकिन किसी भी एनवायरनमेंट को हार्म ना हो और आने वाली जनरेशन ये ना कहे कि हमारे लिए छोड़कर नहीं गए, हम आने वाली जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को छोड़ कर जाएँ। इसके लिए दो जगह पर रिसोर्स प्लानिंग हुई है। वर्ल्ड के स्तर पर अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड पर क्या किया, वर्ल्ड ने कहा कि हम लोग केयरफुली मैनेजमेंट करेंगे इन नेचुरल रिसोर्सेज का और मैन मेड रिसोर्सेज का, यानी सभी तरीके के रिसोर्सेज का केयरफुली मैनेज करेंगे। इनको हम लोग डेवलप करेंगे, मेंटेन करेंगे, कंजर्व भी करेंगे रिसोर्सेज को, जिससे हम लोग आज की जनरेशन को और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इस रिसोर्स को अच्छा बनाए रखें। अब इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने कहा कि भैया हमारा जो देश है इसमें बहुत विविध देश है, अलग अलग तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो मुझे इसको बांटना होगा कई लेवल पर। तो नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पर भारत ने रिसोर्सेज को बांट दिया। अब कह रहा है अभी भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे हर लेवल पर भी जो रिसोर्सेज है बहुत बटे हुए हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब बटे हुए हैं। एग्जाम्पल कह रहा है जैसे कोई राज्य है जहाँ पर मिनरल बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, यानी उसको निकालने के लिए टेक्नोलॉजी ही नहीं है। और कहीं कहीं पर ऐसा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है लेकिन मिनरल्स ही नहीं है। अब ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, एस्टिमेट निकालेंगे कि आखिरकार हमारे पास रिसोर्स हैं कितने। इसके बाद हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज कर ऐसी इनोवेशंस बनाएंगे जिससे हम लोग इसको डेवलप कर सकें। और जब हमारे पास ये डेवलपमेंट प्लान तैयार हो जाएंगे तब हम लोग अपने रिसोर्सेज को साथ में रखकर चेक करेंगे कि आखिरकार क्या हाल चल रही है। पहला पोर्शन आपका ख़त्म होता है। दूसरा पोर्शन है लैंड रिसोर्सेज का, यानी लैंड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, क्योंकि जहाँ पर लैंड होगा वहीं पर नेचुरल वेजिटेशन होगी, वहीं पर लोग आकर बसेंगे, वहीं पर जानवर आकर बसेंगे, वहीं पर इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वहीं पर ट्रांसपोर्टेशन होगा, वहीं पर कम्युनिकेशन की भी बात हो रही होगी। अब चूंकि लैंड बहुत लिमिटेड साइज़ में है हमारे पास, इसीलिए हमें लैंड तो बढ़ा नहीं सकते, तो हमें उस जितना लैंड है उसी को इफेक्टिवली यूज़ करना होगा, जिससे हमारा रिसोर्स जो है वो फल फूल सके, आगे बढ़ सके। अब आपको कुछ डाटा बताया जा रहा है यहाँ पर, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भारत है उसमें 43% लैंड जो है वो प्लेन के रूप में है, यानी समांतर है, समतल ज़मीन है, जो कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ 30% माउंटेन भी है, जहाँ से पेरिनियल रिवर निकलती हैं, सतत वाहिनी नदियाँ निकलती हैं, जो कि हमेशा आपको पानी दे रही होती हैं। और यहाँ पर माउंटेन के एरिया में आप देखते हैं कि टूरिज़्म से भी आप पैसा निकाल सकते हैं। अगला है 27% हमारे पास प्लेट्यू है। इस प्लेट्यू से क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिनरल, फॉसिल फ्यूल इत्यादि मिलते हैं। अब ये जो लैंड है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है बहुत भागों में, तो लैंड यूटिलाइजेशन कर दिया गया है, मतलब कई सारे पर्पसेस के लिए कई सारे लैंड को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे फॉरेस्ट क्या है, ऐसी लैंड जहाँ पर पेड़ पौधे हैं और फॉरेस्ट हैं। अब कुछ ऐसे भी लैंड है जहाँ पर बोया ही नहीं जा सकता, जहाँ पर कल्टिवेशन ही नहीं की जा सकती, एग्रीकल्चर नहीं किया जा सकता। एक लैंड ऐसा भी है जो कि किया तो जा सकता है, लेकिन उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज करने के लिए, टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए बाहर दे दिया गया है।
कुछ ऐसे लैंड है जो कि बोए तो जा सकते हैं लेकिन उनको कुछ सर्टेन पीरियड से बोया नहीं गया है। कुछ ऐसे भी लैंड है जो कि बोए तो नहीं गए हैं लेकिन उनको आप फैलो लैंड नहीं कह सकते, ठीक है। और इन सब को काटने पीटने के बाद जो एरिया बचता है उसको आप नेट सोन एरिया कहते हैं। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर अभी भी बुआई जुताई चल रही है। ये आपको चार्ट दिया है आपके एनसीईआरटी में भी है, जहाँ पर दिखाया जा रहा है कि 1960 से 2014 के बीच में क्या बदलाव आए हैं आपके लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब हम लोग बात करें कि लैंड यूज़ का पैटर्न इंडिया में किस तरीके से है, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि कई सारे फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर के आधार पर इनको बांटा गया है। जैसे फिजिकल फैक्टर की बात करूँ तो टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति यानी आपकी जो धरती है ये कहीं पर पहाड़ लिए बैठी है, कहीं पर प्लेटू लिए बैठी है, कहीं पर प्लेन है तो कहीं पर खाल है, समतल है, कहीं पर आप कह सकते हैं खाई हैं। तो इस तरह की जो टोपोग्राफी है इसको टोपोग्राफी कहते हैं। पृथ्वी की क्लाइमेट पर भी ये डिपेंड करता है, सॉइल किस तरह की है इस पर भी डिपेंड करता है, वहाँ की पॉपुलेशन किस तरीके की है, वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी है, कल्चर और ट्रेडिशन क्या वहाँ का उसको अलाउ करता है, इस आधार पर लैंड यूज़ पैटर्न बटा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि हम इस लैंड यूज़ को जहाँ पर पढ़ रहे हैं लैंड रिसोर्सेज को, हम लोग केवल 93% लैंड की बात कर रहे हैं। क्यों सर जी 7% का क्या हो गया, तो 7% जो था वो जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में जो ऊपर ले लिया गया है, इतना पार्ट पाकिस्तान द्वारा पीओके और इतना पार्ट जो अक्साई चीन ले लिया गया है। यहाँ पर अभी लैंड को नापा नहीं गया है, मेजर नहीं किया गया है। और इधर के साइड पे जो 7 सिस्टर हैं वहाँ पर आसाम और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर और जो स्टेट हैं उन्होंने भी नापने नहीं दिया है। तो हमारे पास 7% जो लैंड है वो अक्साई चीन, पीओके और कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ने ले ली हैं। अब यहाँ पर बात आती है लैंड डिग्रेडेशन की। हमारे ह्यूमन ने और कई सारे वैसे कह सकते हैं कई ह्यूमन ने और कई सारे एनवायरमेंटल चीज़ों के कारण भी लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है। जैसे ह्यूमन ने डिफॉरेस्टेशन कर दिया, ओवरग्राजिंग कर दी, माइनिंग और क्वेरिंग कर दी यानी खनन कर दिया, बहुत ज़्यादा चरवा लिया और पेड़ भी हटा दिए, तो इससे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। इसको रोकने के लिए कई सारे काम किए, जैसे डिफॉरेस्टेशन का उल्टा एफॉरेस्टेशन कर दिया गया, यानी यहाँ पर जो पेड़ हटाए जा रहे थे अब पेड़ को लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ शेल्टर बेल्ट पर काम किया गया है, यानी जो पेड़ पौधे हैं उनमें कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे किनारे किनारे लगा दिए जाते हैं, जिससे जो हवा है वो मिट्टी को भगा नहीं ले जा पाती। ओवर ग्राजिंग पर भी मेजर्स लगाए गए और इनको लिमिट कर दिया गया कि भैया अपने पशुओं को इससे ज़्यादा मत चराओ। उसके बाद फिर हमने सैंड ड्यून्स को भी स्टेबलाइज़ किया, यानी जो मिट्टी के टीले बन जाते थे उनको भी रोकने के लिए हमने थॉर्नी बुशेस लगाए, जो कि वही शेल्टर बेल्ट का काम करती हैं, जैसे वो भी मिट्टी को उड़ाने नहीं देती। साथ ही साथ हमने वेस्ट लैंड पर प्रॉपर मैनेजमेंट किया है, यानी वेस्ट लैंड को भी पूरे नियम बनाए हैं कि आपको इस तरीके से मैनेजमेंट प्रैक्टिस पर काम करते हुए वेस्ट लैंड को मैनेज करना है। उसके बाद हम देखते हैं सॉइल के बारे में, जो कि आपका तीसरा और लास्ट कंपोनेंट है सॉइल। हम देखते हैं जो सॉइल है जी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। ये जो है बनता कैसे है, मतलब इंपॉर्टेंट है ये प्लांट की ग्रोथ के लिए और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सॉइल की फॉर्मेशन में कई सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे रिलीफ, वही आपका टोपोग्राफी, पेरेंट रॉक, उसकी पेरेंट रॉक कैसी थी, वहाँ का क्लाइमेट कैसा था, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे थे, टेम्परेचर वहाँ का कैसा था, नेचुरल फोर्स जैसे वाटर, विंड और ग्लेशियर भी प्रभाव डालते हैं मिट्टी के बनने पर। अब मिट्टी का जो क्लासिफिकेशन है, सॉइल मतलब सॉइल बनी कैसे है, उसका कलर कैसा है, मोटी कितनी है, छूने में कैसे लगती है, कितनी पुरानी है, उसमें कौन से केमिकल पाए जाते हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी कैसी है, इस आधार पर सॉइल को हम कई भागों में बांटते हैं। पहला है आपका एल्यूवियल रिसोर्स, एल्यूवियल सॉइल, वो सॉइल जो कि एंटायर नॉर्दर्न प्लेन में पाई जाती है, यूपी, बिहार, झारखंड इत्यादि के क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी पाई जाती है और महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाज में भी पाई जाती है। इसकी और तारीफ करूँ तो जो एल्यूवियल सॉइल है हाईली फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर भी यहाँ पर बेहतरीन हो सकता है, इसीलिए यहाँ का जो एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, जैसे यूपी बिहार का एरिया आप देखते ही हैं। इसके अंदर पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और चूना भी ज़्यादा पाया जाता है, इसी कारण से यहाँ पर शुगर केन, धान, गेहूँ और पल्सेस जो हैं, दालें जो हैं, उसको आप उगा सकते हैं। अगली सॉइल है ब्लैक सॉइल, नाम से ही पता चल रहा है जो मिट्टी होती है काली होती है, लेकिन इसका असली नाम रेगुर सॉइल है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में पाई जाती है और गोदावरी और कृष्णा के वैली में भी पाई जाती हैं। इसके जो मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा पतली पतली, बहुत फाइन इसकी क्ले सॉइल होती हैं, इसी कारण से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन कर पाता है और ऐसी ही कंडीशन चाहिए कॉटन को, इसीलिए यहाँ पर कॉटन बहुत बेहतरीन होता है और इतने ज़्यादा बेहतरीन होता है कि इसको ब्लैक सॉइल, रेगुलर सॉइल के अलावा ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली आती है रेड एंड येलो सॉइल। अब यहाँ से आपके रेनफॉल के आधार पर आप 3 सॉइल को समझ सकते हैं। पहला जिसमें बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल होगा, अगली आएगी लेटराइट सॉइल जिसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा और अगली आएगी फॉरेस्ट सॉइल जिसमें मीडियम रेनफॉल होगा। तो रेड एंड येलो सॉइल जो है यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है ईस्टर्न और सदर्न
पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में, यानी दक्कन का पठार है, ये जो भारत है तो इधर दक्कन का प्लेट्यू है, इसके ईस्टर्न और सदर्न एरिया में पाई जाती है, जैसे कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मिडिल गंगा प्लेन के सदर्न पार्ट में पाई जाती है। और जो वेस्टर्न घाट पर्वत है ना भारत का, तो इसके जो पिएडमॉन्ट क्षेत्र है, जो ज़मीन वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी ये पाई जाती है मिट्टी। अब ये मिट्टी जो है लाल कलर की इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो आयरन है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है और मेटामॉर्फिक रॉक भी पाई जाती हैं। और ये येलो इसलिए होती है क्योंकि जब इसके अंदर जो पानी है, जो पानी बहुत 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 कम हो जाता है, तब ये ड्राई होने के बाद ये येलो कलर की दिखने लगती है, इसलिए इसको रेड एंड येलो सॉइल कहते हैं। अगली सॉइल जैसा कि मैंने बताया था कि हाई रेनफॉल और हाई टेम्परेचर मिलती है, इसको लेटराइट सॉइल कहते हैं। आपको कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के हिली क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्रों में दिख जाएगी। ये क्या है, ये जो लेटराइट सॉइल है आपको अच्छा कल्टीवेशन तभी दे पाएगी जब आप इसको मैन्योर और फर्टिलाइजेशन देंगे। अब इसको मैन्योर और फर्टिलाइजर इसलिए चाहिए क्योंकि इसके अंदर जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, जब इनको कुछ नहीं मिलता तो ये सॉइल के अंदर की ह्यूमस को ही खा डालते हैं। तो इस ह्यूमस को बढ़ाने के लिए आपको फर्टिलाइजर और मैन्योर तो डालना ही पड़ेगा। अगली सॉइल है फॉरेस्ट सॉइल। ये वो सॉइल है जहाँ पर जो कि मीडियम सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, माउंटेनियस एरिया में पाई जाती है। ये जो सॉइल है ये अलग अलग क्षेत्र के आधार पर अलग अलग परफॉर्म करती है, अलग अलग तरीके की होती है। जैसे वैली साइड की बात करूँ तो ये लोमी होती है, और अपर स्लोप की बात करूँ तो ये कोर्स ग्रेन्ड होती है। अगली बार आएगा बॉटम ऑफ वैली साइड के अंदर ये कैसी होती है, सिल्टी होती है। और रिवर टेरेस और एल्यूवियल फैंस के एरियाज़ में कैसी रहती हैं, ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। और अंतिम है आपका सॉइल इरोजन और उसके लिए कुछ कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन क्या है, कुछ नेचुरल प्रोसेस के कारण होता क्या है कि कुछ नेचुरल और एनवायरनमेंट फैक्टर्स के कारण होता क्या है, जो मिट्टी है इसको उड़ा ले जाते हैं कुछ कुछ चीज़ें, जैसे विंड, ग्लेशियर और वाटर। जो हवा है वो मिट्टी को उड़ा ले जाता है, ग्लेशियर भी मिट्टी को उड़ा ले जाता, मतलब बहा ले जाता है, और पानी तो मिट्टी को बहा ही ले जाएगा। अब इसको होने के लिए क्या होता है भैया, इसी से जो सॉइल इरोजन हो जाता है। इसको रोकने के लिए कुछ कुछ काम किए गए हैं, जैसे स्ट्रिप क्रॉपिंग की जाती है, यानी जो क्रॉपिंग है उसको ऐसे स्ट्रिप की फॉर्म में किया जाएगा, और यानी मेड़ को उठा दिया जाएगा। इसके कारण होगा क्या, जब हवा आएगी तो वो इस मिट्टी को बाहर नहीं ले जा पाएगी और मिट्टी आपकी बची रहेगी। अगला है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट की फॉर्म में जब हम इसको लगा देते हैं तब जो हवा है वो भी मिट्टी को उड़ा नहीं ले जा पाती और आपकी मिट्टी बची रह जाती है। अगली है आपकी कॉन्टोर प्लगिंग। इसमें हम लोग सीढ़ी के क्षेत्र, सीढ़ी की तरह, मतलब बिल्कुल जिस तरह से फुट स्टेप होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं, उस तरीके से कर देते हैं, जिससे जो पानी है वो इस मिट्टी को बहा नहीं ले जा पाता, पानी उड़ा मतलब बहा के नहीं ले जा पाता। और हम लोग हिली एरियाज़ में क्या कर देते हैं, टेरेस फार्मिंग कर देते हैं, यानी बिल्कुल उठा कर थोड़ा कर देते हैं। इससे होता क्या है कि जो पानी है वो भी खेत में रुका रहता है, और साथ ही साथ जब पानी नहीं बहेगा तो मिट्टी कहाँ से बहेगी, इसलिए हम लोग सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। तो ये कुछ मेथड हैं, ये कुछ तरीके हैं जिससे आप लोग सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। और इसी के साथ आपके इस चैप्टर का क्विक रिवीजन भी खत्म होता है। तो आशा करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। एक चैप्टर जिसको मैंने 1.5 घंटे में ख़त्म किया था, उस चैप्टर को आपको 20 मिनट में लाकर परोस दिया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा भाई, समझ में आएगा। धन्यवाद। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।